यह बात तब की है जब मैं, राघव, सिर्फ 9 साल का था। नाना जी की बरसी के मौके पर मैं अपनी माँ के साथ उनके पैतृक गांव गया था। जैसे ही हम गांव पहुंचे, माँ और नानी आपस में बातों में लग गईं। मौका देखकर मैं चुपचाप बाहर निकल आया, क्योंकि इस गांव के बारे में मैंने माँ से कई अजीब और रहस्यमयी बातें सुनी थीं। मैं खुद उन गलियों और हवाओं को महसूस करना चाहता था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। रास्ते वीरान थे, न कहीं कोई इंसान, न कोई हलचल। लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इस गांव से रुक गई हो। सिर्फ हमारे परिवार के सिवा सब जैसे गायब हों। तभी किसी ने मुझे पुकारा, राघव। पलट कर देखा तो मासी, रागिनी मासी, सामने खड़ी थीं। तू यहाँ क्या कर रहा है बाहर अकेले? मासी, गांव देख रहा था। बहुत कुछ सुना है इस जगह के बारे में। उनका चेहरा पल भर को सख्त हो गया। उन्होंने झट से कहा, अभी रात हो रही है, अंदर चलो, ये गांव देखने लायक नहीं है। मैंने हाथ जोड़ लिए। मासी, प्लीज, वो सामने वाला बगीचा, बस वहीं तक चलो ना। मासी का चेहरा जैसे डर से सफेद पड़ गया। वो बगीचा? नहीं, किसी हाल में नहीं। जिद मत कर राघव, चलो अंदर। मासी की आंखों में जो भय था वो बनावटी नहीं था। मैं चुपचाप उनके साथ अंदर लौट आया। रात को जब सब खाना खाकर सोने चले गए, मैं फिर से मासी के पास जा बैठा। मेरा मन अब तक शांत नहीं हुआ था। मासी, वो बगीचा, उसमें ऐसा क्या है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। रागिनी मासी कुछ पल चुप रहीं, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, उस बगीचे में मत जाना राघव। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। मैं सहम गया, लेकिन जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। क्या है मासी वहां? बुरी ताकत, उन्होंने कहा। ऐसी ताकत जो आवाजें निकालती है, जो तुझसे तेरा नाम लेकर बात कर सकती है। मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा है तू, नहीं समझेगा। उस बगीचे के पास जाने से ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई हंसता है तो कभी कोई चिल्लाता है, और एक बार जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। मुझे ठंड सी लगने लगी थी। कई साल पहले, मासी ने आगे बताया, गांव के ज्यादातर लोगों ने उसी बगीचे में जाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। वजह थी गांव के जमींदार का जुल्म। उसने सबकी जमीनें हड़प ली थीं। कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात पूरे गांव में सिर्फ चिताएं जलीं। और वो जमींदार? मैंने पूछा। गायब, उसी रात से। उसका कोई नाम और निशान नहीं बचा। मासी ने बात खत्म करने की कोशिश की। अब बहुत देर हो गई है राघव, चलो सो जाओ। और हां, कभी भी उस बगीचे के करीब मत जाना। पर मेरी जिज्ञासा रुकने वाली नहीं थी। रात के तीसरे पहर, जब सब सो गए, मैं चुपचाप उठा और घर से बाहर निकल गया। टॉर्च हाथ में ली और सीधा बगीचे की तरफ बढ़ चला। जैसे ही बगीचे के पास पहुंचा, देखा कि पास के 4-5 घर वीरान पड़े थे। खिड़कियों पर जाले, दीवारों पर काई और बेलें। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा अजीब थी। हर दरवाजे के सामने लाल टेन जल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी रोशनी की हो। मैं ठिठक गया। तभी एक झटके की आवाज आई। बगीचे का लोहे का गेट तेज हवा से दीवार से टकरा गया। धड़ाम! उस सन्नाटे में वो आवाज सीने में हथौड़े की तरह लगी। बगीचे की ओर जाने वाला रास्ता सूखे पत्तों से भरा पड़ा था। घासें इतनी ऊंची हो गई थीं कि जमीन दिखना मुश्किल था। लेकिन अजीब बात यह थी, पूरे गांव में मौसम साफ था, पर बगीचे में कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही मैं और पास पहुंचा, मुझे किसी के दौड़ने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोहरे के अलावा कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ वहम है,
लेकिन तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, राघव, राघव। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। आवाजें चारों ओर से आने लगी। कोई मुझे बुला रहा था, बार बार, मेरे नाम से। मैं पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। कुछ तो था जो मुझे वहीं रोक रहा था। फिर एक औरत की कर्कश हंसी सुनाई दी, इतना भयानक ठहाका कि दिल मानो सीने से बाहर आ जाए। मेरी आंखों के सामने एक परछाई सी गुजरी। हवा में कोई नहीं था, मगर किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। राघव। अब आवाज ठीक मेरे कान के पास थी। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं। और फिर किसी ने मेरी गर्दन के पीछे से सांस ली, ठंडी गीली सांस। तू खुद आया है, अब लौटना नहीं होगा। मैं पूरी ताकत से भागा। पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, खरोंचों की आवाज, जैसे कोई नाखून से जमीन को रेत रहा हो। घर पहुंचकर दरवाजा जोर से बंद किया, मगर पीछे से एक भारी सरसराहट अब भी दरवाजे से टकरा रही थी। मैं बिस्तर में घुसा और खुद को ढक लिया। सुबह आंख खुली तो दरवाजे पर नाखूनों के ताजे निशान थे, और मेरी तकिया के नीचे रखा था एक मिट्टी से सना हुआ सिक्का, जिस पर जमींदार की शक्ल उकेरी हुई थी। आंखें सीधी मुझे घूरती हुई। आज भी जब मैं नींद में करवट बदलता हूं, कभी कभी कोई फुसफुसाकर कहता है, राघव, अब तो तेरा नाम हमारे साथ जुड़ गया। उस रात के बाद से सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, गीली मिट्टी और जले हुए लोहे जैसी। खिड़की के शीशे पर उंगलियों के धुंधले निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से खड़े होकर मुझे देखा हो। मैंने जल्दी से मां को उठाया और सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द जैसे गले में अटक गए। मां ने सिर्फ इतना कहा, बुरा सपना रहा होगा, रात को ज्यादा सोचते हो इसीलिए। पर रागिनी मासी ने मुझे अलग ले जाकर धीरे से पूछा, क्या किया तूने? मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां डर था और एक ऐसा पछतावा जो वो शब्दों में नहीं कह सकती थी। मैं बगीचे तक गया था। मैंने हिचकते हुए कहा। मासी ने आंखें बंद कर लीं और जैसे थर थर कांप गईं। अब वो तुझे देख चुका है, तेरा नाम जान चुका है। कौन? मैंने पूछा। जिसकी वजह से आज तक ये गांव जिंदा नहीं है। उस दिन के बाद कुछ चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। मुझे अकेले में बार बार कोई आवाज देता। कभी पुरानी खपरेल छत से किसी के दौड़ने की आवाज आती, कभी दीवार में खरोंचें दिखती। रागिनी मासी ने मेरी निगरानी और बढ़ा दी, पर सब बेकार था, क्योंकि अब वो मेरे सपनों में आने लगा था। हर रात मैं एक ही सपना देखता। मैं उसी बगीचे के सामने खड़ा हूं। लालटेन की धीमी झिलमिलाहट, हवा में झूलती बेलें, और उस कोहरे के पीछे कोई मुझे देख रहा है। उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, पर उसकी आंखें वो जैसे जलती हुई थीं, बुझी हुई चिताओं जैसी। एक रात नींद में मेरी आंखें खुली और देखा, मेरे कमरे की खिड़की पूरी तरह खुली थी। बाहर से फिर वही मिट्टी की गंध आ रही थी। और फिर मैंने देखा, खिड़की के बाहर कुछ दूर पर एक परछाई खड़ी थी। वो इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन उसका सिर बगल की ओर पूरी तरह झुका हुआ था, जैसे टूटे हुए हड्डियों पर टिका हो। उसकी बाहें असामान्य रूप से लंबी थीं और उसकी अंगुलियां जमीन से घिसती जा रही थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो परछाई मेरी ओर मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। हर कदम पर उसकी हड्डियां चरमराती थीं और उसके कदमों के नीचे जमीन जैसे जल रही हो। मैं कांपता हुआ अपने बिस्तर के कोने में दुबक गया। और
वो गायब हो गया। अगली सुबह रागिनी मासी ने एक पुराना लोटा मेरे तकिए के पास रखा। उसमें कुछ नीम की पत्तियां, राख और एक सिक्का था। ये सब अपने पास रख, ये तुझे कुछ वक्त के लिए बचा सकता है, उन्होंने कहा। किससे? मैंने पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो नाम लेकर बुलाता है वो आत्मा नहीं, वो श्राप है। मासी मुझे लेकर गांव के एक पुराने मंदिर में भी गई। वहां का पुजारी शायद सब जानता था। उसने मुझे देखते ही कहा, इस पर नजर लग चुकी है, अब इसे बगीचे से जोड़ने वाला धागा काटना होगा, वरना ये अगला होगा। क्या मतलब? मासी चिल्लाई। पुजारी ने बहुत गहराई से कहा, हर साल कोई एक चुना जाता है, और जो चुना गया वो चाहे कहीं छुप जाए, उसे खींच ही लिया जाता है। कुछ नहीं किया इसने, बस गया था बगीचे तक, बस वही काफी है। रात को हम घर लौट आए। मैं बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उस रात कुछ और हुआ। जब मैं लेटा था, मुझे कमरे के कोने में कुछ सरकने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा, कोने में रखी लकड़ी की अलमारी हिल रही थी, बिना हवा के, बिना किसी वजह के। अलमारी की दरारों के बीच से दो लाल आंखें चमकने लगीं, और फिर अलमारी के भीतर से मेरी ही आवाज आई, राघव, तू आया था ना? अब चल, अब तो लौटने का समय है। मेरे शरीर का हर एक रोम कांप उठा। मैं चिल्लाया, दरवाजा खोलने भागा, पर वो अंदर से बंद था। माँ और मासी बाहर से खटखटा रही थीं, लेकिन अंदर की कुंडी जैसे किसी और के हाथ में थी। खोलो दरवाजा, मासी चिल्लाईं, लेकिन तभी वो आंखें गायब हो गईं और अलमारी फिर से वैसी ही शांत खड़ी हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, कांपते हुए रोता रहा। जब दरवाजा आखिर खुला, मैं बेहोश था। सुबह मेरी हथेली पर 3 गहरे कट के निशान थे, 3 रेखाएं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से मेरी त्वचा चीर दी हो। रागिनी मासी ने फिर कहा, अब इसे यहां से ले जाओ। जितनी देर ये गांव में रहेगा, उतना ही वो और पास आता जाएगा। मुझे शहर भेज दिया गया, पर आज इतने सालों बाद भी जब कभी बारिश की रात में बिजली कड़कती है, मैं आज भी अपने सपनों में वही बगीचा देखता हूं, और उस बगीचे के कोहरे में एक लालटेन की लौ, जिसके पीछे से कोई मेरी आवाज में कहता है, राघव, लौट आओ, अब तू हमारा है। सालों बीत गए। मैं अब 25 साल का हूं, शहर में नौकरी करता हूं, दोस्तों के साथ रहता हूं, हंसता हूं, जिंदगी जीता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई हिस्सा हमेशा उसी बगीचे में अटका रहा। हर साल अक्टूबर की एक रात मेरी नींद अचानक खुल जाती है। उसी लालटेन की झिलमिलाहट, उसी कोहरे की सरसराहट, और वही फुसफुसाती आवाज जो अब और तेज हो गई है। राघव, तेरी जगह अब पक्की है। मुझे अब यकीन हो चला है कि जो कुछ भी उस रात गांव में हुआ था, वो अधूरा था। मैं बचा नहीं था, मैं बस उधार में जी रहा था, और उधार की जिंदगी बहुत लंबी नहीं चलती। कुछ महीनों पहले मां का फोन आया। रागिनी मासी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझे फिर उसी गांव लौटना पड़ा। गांव वैसा ही था, सुनसान, ठहरा हुआ, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। वही टूटी हुई पगडंडियां, वही झुकी हुई मिट्टी की दीवारें, और वो घर जिसके सामने खड़े होकर कभी मैंने कोहरे की दहलीज लांघी थी। पर अब एक और बदलाव था, वो बगीचा। अब वहां चारों ओर लोहे की ऊंची जालियां थीं। गांव वालों ने बताया, हर साल कोई ना कोई अचानक गायब हो जाता था, और आखिरी बार किसी ने एक औरत को उस बगीचे की ओर जाते देखा था। ठीक उसी रात जब बिजली नहीं थी और एक लालटेन कहीं से जलती दिखाई दी थी। मैंने मासी के कमरे में उनके पुराने सामान में एक डायरी ढूंढ निकाली। उसके आखिरी पन्नों में कांपते हुए अक्षरों में लिखा था,
मैंने राघव को बचाया, पर उसकी छाया अब मुझ पर है। हर रात वो मेरी खिड़की पर खड़ा होता है। अब बारी मेरी है। शायद उसे एक और चाहिए। मैंने बहुत साल छुपाया, अब नहीं छुप सकती। मैं ठिठक गया। तो ये वो शाप था जो मासी ने मुझे नहीं बताया था। जिसने भी बगीचे की देहरी छुई, वो केवल एक बार बचता है। अगली बार उसका लौटना मुमकिन नहीं होता। पर मेरे साथ एक फर्क था। मैं 2 बार बच चुका था। इसका मतलब कुछ और होने वाला था। रात को मैं अकेला उठकर उस जालियों वाले बगीचे के पास गया। बाहर अब भी वो लालटेन जल रही थी जो किसी ने भी नहीं टांगी थी। मैं पास गया। कोहरा वैसा ही था, गहरा, गीला और सफेद नहीं, काला। मैंने देखा, जालियों पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। टेन अब झूलने लगी थी। हवा नहीं थी, फिर भी वो खुद से हिल रही थी। और तभी जालियों का एक हिस्सा खुद से खुल गया। कोहरा मुझे छूने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर वहीं जमे रहे। कानों में वही आवाज गूंजने लगी, इस बार रास्ता तूने खुद खोला है। मैंने जालियों में कदम रखा। अंदर का कोहरा अलग था, जैसे जिंदा हो, सांसें लेता हो और मेरे चारों ओर कुछ बुन रहा हो। मैंने देखा, चारों ओर पेड़ टेढ़े हो गए थे, जैसे किसी अनजानी दिशा में खिंचे हुए हों। उनकी शाखाएं आपस में जुड़कर एक आकृति बना रही थीं, मानव जैसी, मगर लंबी, काली और उसकी रीढ़ हड्डियों से बाहर झांक रही थी। और फिर मुझे उसके पास कुछ दिखा, रागिनी मासी। पर वो मासी जैसी नहीं थी। उनकी आंखें सफेद थीं, बाल राख से भरे हुए, और उनके मुंह से कोई और बोल रहा था, अब तुझे जाना होगा, अब तू उसका है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या सपना है और क्या असल। मेरे चारों ओर सब चीजें धुंधली होने लगी और अचानक मैं अकेला नहीं था। हर पेड़ से एक एक आकृति बाहर निकलने लगी। उनके चेहरे नहीं थे, पर उनकी सांसें थीं। वो चलती नहीं थीं, रेंगती थीं, और हर एक की आवाज मेरी अपनी आवाज थी। राघव, तू क्यों बचा था? तेरे नाम की कीमत बाकी है। हर बार कोई ना कोई देना पड़ता है। मैं दौड़ने की कोशिश करता रहा, पर वो जगह सीधी नहीं थी। हर बार मैं वहीं लौट आता जहां से भागा था। और तभी बगीचे के बीचों बीच जमीन फटने लगी। वहां एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था, सिर्फ साए थे। मुझे खींचा जाने लगा। मेरी सांसें रुक रही थीं, गला सूख गया था। मैं जमीन पर खुद को खींचता रहा, और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब नहीं। वो मासी की आत्मा थी। उन्होंने मुझे बाहर धकेला। आखिरी बार उनकी आंखें चमकीं और वो उस कुएं में समा गईं। मैं बाहर गिरा। जालियां खुद से बंद हो गईं। कोहरा हट गया और वो लाल टेन एक झटके में बुझ गई। मैं गांव छोड़ चुका हूं, लेकिन गांव ने मुझे नहीं छोड़ा। रागिनी मासी की मौत के बाद मेरी जिंदगी शांत नहीं हुई। शहर लौटने के बाद अजीब अजीब चीजें होने लगी। कमरे की बत्तियां अपने आप जल बुझ जाती, मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स आती जिन्हें मैंने कभी नहीं किया था, और रात के 3-9 बजे हर बार मेरे फोन पर एक कॉल आता, नो कॉलर आईडी। हर बार जब मैं उठाता, एक ही आवाज सुनाई देती थी, तू लौट, सब अधूरा है। मैंने डॉक्टर से सलाह ली, नींद की गोलियां खाई, मंदिरों में पूजा करवाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात अचानक मेरी खिड़की के बाहर लाल रोशनी फैली। मैं चौंक कर उठा। खिड़की से झांक कर देखा, वो लालटेन मेरी बालकनी में झूल रही थी। उसकी लौ सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। फिर खिड़की अपने आप खुल गई और हवा में एक कागज उड़ता हुआ मेरे हाथ में आ गिरा। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, अब तेरा नंबर है। मैं भागा, शहर से बाहर कहीं और चला गया।
पर लालटेन वहां भी आ गई। मैं जहां भी गया वहां रात के अंधेरे में कोहरा छा जाता और किसी पुरानी टूटी सी टहनी पर टंगी टेन मुझे देखती रहती। फिर एक दिन मेरे ऑफिस में एक चिट्ठी आई, बिना किसी नाम या पते के। उसे खोला, उसमें एक पुरानी फटी डायरी का पन्ना था। लिखा था, हर पीढ़ी में एक चिह्नित आत्मा होती है। वह जो लौट आया उसे लौटाया नहीं जाता, उसे लाना पड़ता है। मैं अब सब समझ चुका था। मैं लौटूंगा नहीं, मुझे लाना पड़ेगा किसी और को मेरी जगह। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल घर कर गया, अगर कोई और उस बगीचे की देहरी लांघेगा तो मैं मुक्त हो सकता हूं। और वही मैंने किया। मैंने अपने पुराने दोस्त विक्रांत को बुलाया, उसे कहानी सुनाई। थोड़ा बदली हुई, थोड़ी रहस्यमयी, लेकिन आकर्षक। उसने विश्वास कर लिया। हम दोनों गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचे, रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। मैंने विक्रांत को लालटेन दिखाई, जो अब भी उसी जगह थी। वो थोड़ा सहमा, पर मैंने उसे चुनौती दी। तू डरता है क्या? असली मर्द वही होता है जो रहस्य को समझे, न कि भागे। वो तैयार हो गया। मैंने उसे अकेले उस जाली के पास भेजा और मैं छुपकर देखता रहा। जैसे ही वो बगीचे के अंदर घुसा, टेन की लौ और तेज हो गई। कोहरा छा गया। मैंने देखा, उसी कुएं से साए उठने लगे। विक्रांत कुछ समझ नहीं पाया। वो चिल्लाया, राघव, ये क्या है? पर मैं वहीं खड़ा रहा। उसने मेरी ओर देखा और एक पल को हमारी नजरें मिलीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? अगले ही पल साए उस पर टूट पड़े। उसकी चीखें बगीचे के हर पेड़ से टकराईं और हमेशा के लिए चुप हो गईं। मैं भागा नहीं, खड़ा रहा, और पहली बार टेन की लौ बुझी नहीं, बल्कि जलती रही, नीली हो चुकी थी। मैंने सुना, कुएं से एक आवाज आई, एक गया, एक आया, लेकिन तू अब भी है। मैं चौंक गया। क्या मैं मुक्त नहीं हुआ? और तभी बगीचे की जमीन दो हिस्सों में फट गई और एक काली आकृति मेरे सामने खड़ी हो गई। वो विक्रांत नहीं था, वो कोई इंसान नहीं था। वो उन सब की आत्माओं से बना था जो कभी लौटे नहीं। उसके चेहरे पर 100 चेहरों की आकृतियां थीं। हर चेहरा चीख रहा था, हर आंख मुझ में झांक रही थी। तू ही है बीज, तू ही है दरवाजा, तू ही वो है जिसने राह खोली। अब मुझे समझ आया, मैं केवल शिकार नहीं था, मैं माध्यम था। वो शक्ति मुझसे बंधी थी। मेरी सांसें, मेरी सोच, मेरी हर गलती उसी ने तय की थी। मैं अब नहीं भाग सकता था। मैं ही अब बुलावा बन चुका था।